हेलो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है आपका टेंस की एक और वीडियो में। हम लोग इसमें पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, क्योंकि हमने इससे पहले कई सारे टेंस कंप्लीट कर लिए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टेंस भी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। किसके बारे में? यहाँ पर लिख दे रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आप हिंदी से अंग्रेजी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहचान जानना जरूरी है। तो कैसे पहचानेंगे कि पास्ट परफेक्ट है और आप ट्रांसलेट कैसे कर पाएंगे? तो इसमें आ जाएगा, सबसे पहले आपको मिलेगा चुका के साथ में था, क्योंकि पास्ट है तो था आ जाएगा, और चुका नहीं मिला तो चुकी मिल जाएगा, और या तो चुके थे ये मिलेगा। या तो पास्ट जो इंडिफिनिट आपने पढ़ा है, जैसे गया है, जैसे वह बाजार गया, या वह उसके बाद में गया था आ जाए, तब वहां पर ज्यादा और पास्ट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आ था भी आ जाएगा लास्ट में, आ था और ई थी और ए थे। अच्छा, वैसे लास्ट में देखा जाए तो इसमें भी चुका में आ रहा है और था आ रहा है, तो ये भी सेम है। आप यही एक याद कर सकते हैं। बड़ी ई इसमें भी आ रहा है और थी, और फिर इसमें ए आ रहा है और थे आ रहा है, तो ये इसकी क्या होते हैं, पहचान होते हैं। आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी टेंस है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब सबसे मेन वर्ब होती है, मेन काम होता है, जरूरी होता है। मेन वर्ब तो होती है, साथ साथ में हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैड। एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हैड लगेगा। और हैड के साथ में जब भी परफेक्ट की बात की जाए ना, तो परफेक्ट के लिए हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगा दिया है। अब आराम से आप इसको कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लगनी है। अच्छा, अगर बात की जाए कोई भी टेंस की, तो सबसे पहले क्या होगा उस टेंस में? एनी प्रॉब्लम कैमरामैन? व्हाट इज सेइंग? स्टॉप द वीडियो। नो प्रॉब्लम। तो हम लोग इधर देखते हैं क्या इसका स्ट्रक्चर, कोई भी सेंटेंस है तो उसके लिए क्या, कोई भी टेंस है ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट होता है, आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है, और फिर उसके बाद में मेन वर्ब होती है। फिर उसके बाद में वर्ब, मेन वर्ब होगा लेकिन उसमें कौन सी फॉर्म लगनी है वो उस टेंस पर डिपेंड करेगा। मैं ऐसे स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको, ये मैंने टेंस की कई वीडियो में बताया भी है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी जो हैड होगी। इसमें आप मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, बस फुल स्टॉप लगा देंगे। बाकी जो है वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो आप शुरू करते हैं क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो इसको मिटा रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसमें हम लोग दोहरा भी टेंस पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें दो तरह के सेंटेंस आपको मिलने वाले हैं, यानी एक पास्ट इंडेफिनिट और एक पास्ट परफेक्ट, दो चीज मिलेंगे। तो आइए हम लोग पहले बेसिक से शुरू करते हैं। हमको सबसे पहले रूल लिखना है। ये रूल होगा किसके लिए, पास्ट परफेक्ट के लिए। तो सबसे पहले आपको पास्ट परफेक्ट में लिख लो रूल। सब्जेक्ट लिखोगे, कोई भी ट्रांसलेट आपको करना है, अगर अफर्मेटिव है या निगेटिव है तो उसके लिए सब्जेक्ट सबसे पहले होगा। अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले हम बता रहे हैं, फिर उसके बाद में नेगेटिव के लिए बताएंगे। तो सब्जेक्ट पहले होगा, फिर सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी हैड होती है तो हैड हो जाएगा, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये इतना रहता है किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब इसके बाद में हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, आप जब कहीं पर निगेटिव आ जाए तो निगेटिव के लिए क्या करोगे? तो कुछ चीजें होती हैं आपको एक टेंस से समझना है, बाकी टेंस तो आप आराम से कर लोगे जब एक टेंस समझ जाओगे तब। तो निगेटिव हमेशा कोई भी टेंस हो आफ्टर हेल्पिंग वर्ब लगता है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही नॉट लग जाता है बस। तो निगेटिव किस कब लगेगा, जैसे ही हैड नॉट, ही डज नॉट, डू नॉट, इज नॉट, आर नॉट, यही नॉट लगता है। किसके बाद, विल नॉट, शैल नॉट, कब लगेगा, लगेगा हेल्पिंग वर्ब। ये विल, शैल, इज, एम, आर, डू, डज क्या है, डिड क्या है, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही नेगेटिव वाला नॉट लग जाएगा, बाकी सब वैसे ही होगा। तो आपको ऐसे करना है। अब देखें, इसके लिए हम लिखें कि बच्चे मैदान में खेल चुके थे। अब ये एक ट्रांसलेट आपको अंग्रेजी में बनाना है, तो इसके बनाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, साधारण है, ये हमने बताया है ऊपर जैसा है स्ट्रक्चर वैसे करना है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले, तो कौन मैदान में खेल चुका है, काम कौन कर रहा है, तो बच्चे। तो लिखेंगे हम लोग बच्चे के लिए
चिल्ड्रन माने बच्चे। अब हैड लगा देंगे, सब्जेक्ट हो गया हैड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कौन सा वर्ब है भैया? तो ये है प्ले। प्ले माने खेलना, लेकिन उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। तो चिल्ड्रन हैड प्लेड। अब ऑब्जेक्ट है तो कहां? मैदान में है, तो इन द, मैदान के लिए क्या लगाते हैं? ग्राउंड लगा, इन द ग्राउंड। ठीक, इन द फील्ड भी आप ला सकते हो या ग्राउंड भी लगा सकते हो। ये इस तरह से सेंटेंस हो गया। अगर पूछा जाए बच्चे मैदान में नहीं खेल चुके थे, तो कहां नॉट लगेगा? हेल्पिंग वर्ब चिल्ड्रन हैड के बाद में नॉट लग जाएगा। तो इसके लिए स्पेशल बताने की जरूरत नहीं है, आप इतना समझे, थोड़ा सा दिमाग का विस्तार करें, फिर आराम से आप कर पाओगे। और अगर ज्यादा एडवांस लेवल का अगर आपको लग रहा है, तो बेसिक जो हमने ट्रांसलेट कवर किया है उसको आप पढ़ लो प्रेजेंट इंडेफिनिट से, क्योंकि वहां से मैंने वो डिटेल में बताया है, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब लोग इसके बाद थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और इसके नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से आपको डबल अगर ट्रांसलेट मिले तब करोगे। डबल ट्रांसलेट का मतलब है एक ही सेंटेंस में दो वाक्य होंगे और दो काम होंगे। तो आइए देखते हैं डबल सेंटेंस किस तरह से होने वाले हैं। ओके, अब हम एक सेंटेंस लिखते हैं, फिर वहीं से हम लोग समझेंगे, आप प्रॉब्लम में ना आए। ओके, हम लिखेंगे यहां पर मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। अब ये सेंटेंस है। अब इसको आपको क्या करना है? बनाना है अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में बनाने के लिए सबसे पहले क्या होगा कि आप इस सेंटेंस को देखेंगे कि इसमें कितने काम हो रहे हैं। तो एक तो हम लोग देखें मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, यानी मैं स्टेशन पर पहुंच रहा हूं, एक चीज हो रहा है। फिर दूसरा है कि गाड़ी भी जा चुकी है, दूसरा काम है कि गाड़ी का जाना। तो पहले कौन सा काम हुआ आपको ये देखना है। तो पहले काम हो रहा है क्या? अब स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही गाड़ी जा चुकी है, तो पहले क्या है? गाड़ी का जाने का काम हो रहा है। सेंटेंस इसको पीछे से ही करते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ये जो गाड़ी का जाना है, जो काम पहले होगा उसको करेंगे पास्ट में। तो हम लिख देंगे अगर जो कार्य पहले होगा तो कार्य, जो कार्य आप लिख लो, जो कार्य पहले हो उसे क्या करेंगे किसमें? वो होगा पास्ट परफेक्ट में। तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और जो बाद में होगा, जो कार्य कब हो? बाद में हो, उसे आप क्या करोगे? उसे करोगे पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट आप पढ़ चुके हो, पास्ट इंडेफिनिट क्या कर चुके हो? पढ़ चुके हो ना। तो आप इस तरह से आपको इसमें देखना है कैसे हमको करना है। तो पहले के लिए बिफोर लगा देना है बस, और उसी से जुड़ जाएगा ये। तो हम लोग लिखते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या हुआ है? गाड़ी जा चुकी है। तो गाड़ी जा चुकी है, हमेशा जो सेंटेंस दो होंगे तो पीछे से करते हैं। तो गाड़ी जा चुकी थी, इसके लिए हो जाएगा अच्छा कौन सी गाड़ी? ट्रेन ही होगी, क्योंकि स्टेशन में जा रहे हो ना। तो द ट्रेन हैड गॉन। अच्छा, द ट्रेन हैड गॉन क्यों लिखा? क्योंकि सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, हमने इसके बाद बताया है। हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो गो माने जाना, गॉन थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और अब बिफोर लगा देंगे, बिफोर माने पहले, तो यानी गाड़ी जा चुकी थी। बिफोर, एफ ओ आर ई, सॉरी एफ ओ आर ई। तो द ट्रेन हैड गॉन बिफोर, अब मेरे स्टेशन पहुंचने से। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से मतलब जब मैं स्टेशन पर पहुंचा। बिफोर आई रीच, तो रीच हो जाएगा सेकेंड फॉर्म रीच्ड। अब जानते हैं आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, केवल क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगती है। तो बिफोर आई रीच्ड एट द स्टेशन, स्टेशन पर। ठीक, ये आप इस तरह से लगा सकते हैं। बिफोर आई रेड, सॉरी, बिफोर आई रीच्ड एट द स्टेशन, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी क्या हुई? जा चुकी थी। तो इस तरह से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहां पर एक बार फिर समझ लें, द ट्रेन हैड गॉन, ये पहले काम हुआ है इसीलिए पास्ट परफेक्ट में है। अगर ये बाद में होता तब ये किस में होता? पास्ट पर इंडेफिनिट में होता। जैसे कि पहुंचा व्यक्ति बाद में है या मैं बाद में पहुंचा हूं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये पास्ट इंडेफिनिट में। दूसरा हम लोग करते हैं इसको मिटा करके। आप ये बात नोट कर ले दोनों, फिर आप आसानी से कर पाएंगे इसको। फिर मिटा रहे हैं, करते हैं आगे। क्यों भैया तोड़ फोड़ रहे हो?
इसको मिटाने के बाद दूसरा देखते हैं, उसको रखो, बैठ जाओ चुपचाप से। फिर हम लोग लिखेंगे उसके घर पहुंचने के बाद वह यहाँ आया। अब ये चीज, ये सेंटेंस है, उसके घर पहुंचने के बाद वह यहाँ आया। अब सेंटेंस क्या बता रहा है कि इसमें भी दो काम हो रहे हैं। कौन कौन से काम? एक तो वह घर पहुंच रहा है और फिर दूसरा व्यक्ति कोई आ रहा है। अब इसको हम लोग करेंगे कैसे? अब उसके और वह आपको एक ही पर्सन लग रहा है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ कर सकते हो राम के, राम के घर पहुंचने के बाद वह यहाँ आया। अब वह यहाँ आया, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो पीछे से हम हमेशा बाद या पहले के बाद सेंटेंस होगा उससे स्टार्ट करेंगे। तो वह यहाँ आया, क्या वह यहाँ आया है वो पहले आया है कि बाद में आया है? तो बाद में आया है, यानी ये काम कब हुआ? बाद में हुआ। तो जो काम बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे। तो आप लिख देंगे ही केम हियर। ही केम हियर माने यहाँ आया, केम माने आया। आया क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो सेकेंड फॉर्म है इसीलिए केम आ जाएगा। ठीक, केम क्यों होगा? क्योंकि ये वाला जो है बाद में काम हुआ है, बाद होने के लिए पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के लिए सेकंड फॉर्म लगा दिया, ही हैड केम, सॉरी ही केम हियर। अब हो जाएगा आफ्टर, आफ्टर माने बाद में। तो ही केम हियर आफ्टर। अब क्या करने के बाद में? राम के घर पहुंचने के बाद में, आफ्टर राम। अच्छा, राम पहले घर पहुंचा इसका मतलब है, तो ये वाला सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हो जाएगा राम, पास्ट परफेक्ट में हैड लगाते हैं, और रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड हो जाएगा। तो बिफोर राम हैड रीच्ड होम, होम माने घर। अब आपको बता दें कि होम से पहले जो टू होता है वो गलत होता है। होम से पहले टू नहीं लगता है, लेकिन हाउस से पहले टू लगता है, ये होता है सही। तो होम से पहले टू नहीं लगना, तो यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे, रीच्ड होम, बस आप होम लिखने का हाउस लिख रहे हैं तब उसके पहले टू लगाना है। तो इस तरह से सेंटेंस को आप समझ सकते हैं कि जो पहले आएगा, जो सेंटेंस पहले होगा वो हमेशा होगा पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होगा वो होगा पास्ट इंडिफिनिट में। आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा से आगे। और फिर एक सेंटेंस और लिख करके आपको समझाते हैं कि आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। बारिश होने से पहले बच्चे खेल चुके थे। अब यहाँ पर ये सेंटेंस आ गया, बारिश होने से पहले बच्चे खेल चुके थे। तो क्या पहले क्या कौन सा काम हुआ? बच्चे खेल चुके हैं, तो लिख दो चिल्ड्रन हैड प्लेड। प्ले माने खेलना, थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। अब ये हैड क्यों लगा? क्योंकि बच्चे ने पहले काम किया। ठीक, तो चिल्ड्रन हैड प्लेड, और ये हो जाएगा बिफोर। बिफोर, अब बिफोर माने पहले। क्या? बारिश होना, तो बारिश होने के लिए बिफोर इट रैन, और थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म रैन। ठीक, बिफोर इट रैन यानी बारिश होने से पहले बच्चे क्या हो चुके थे? खेल चुके थे। तो आप इस तरह से इन सेंटेंस को आराम से कर सकते हैं। अब अगर इसके कोई दूसरे टाइप्स के आ जाए, सिंपल वाले भी, तो उसको आप लोग कैसे करोगे? इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव के लिए अगर आपको बताया जाए, अच्छा इसमें निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव वाला भी जैसे सेम होता है पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में और या पास्ट परफेक्ट में, वैसे ही निगेटिव करना। सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देंगे। नहीं खेल चुके थे तो नहीं खेल चुके थे तो चिल्ड्रन हैड नॉट प्लेड, इस तरह से करना है। और इसमें अगर बारिश नहीं हुई थी तो इट नॉट या इट डिड नॉट हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब निगेटिव में आ जाती है और अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, केवल सेकंड फॉर्म लगता है। तो आपको वैसे ही करना है। अब अगर पूछ लिया जाए यहाँ पर, ये तो चल नहीं रहा है, इसको तो रखना पड़ेगा, इधर पकड़ो इसको। अब यहाँ पर आ जाएगा क्या उन्होंने
चाय पी ली थी, ये सेंटेंस आ गया। क्या उन्होंने चाय पी ली थी। अब इसके लिए ट्रांसलेट करेंगे तो क्या सबसे पहले आ गया है, आपको पता है जब क्या सबसे पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। अब ये ई थी आ गया है तो इसके लिए पता है डबल सेंटेंस नहीं सिंगल वाला है तो हैड लग जाएगा, ठीक। अब हैड के बाद में तुरंत लगती है सब्जेक्ट, तो हो जाएगा हैड, उन्होंने के लिए हो जाएगा दे, हैड दे। अब उसके बाद में क्रिया लग जाएगी तो चाय पीने के लिए हो जाएगा टेक, टेक, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन, हैव दे टेकन टी, क्या उन्होंने चाय पी ली थी, या फिर हैव दे टेकन टी, हाँ हैड दे टेकन टी। आप चाय पीने के लिए टी टेकन भी लगाते हैं, साथ साथ में हैव भी लगाते हैं, चाय पीने के लिए हैव भी लगाया जाता है, तो हैव दे टेकन टी ये ज्यादा सुटेबल है, तो आप इसको इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम लोग एक सेंटेंस और देखते हैं, ये जबर सेंटेंस वाला, ठीक, फिर हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा से आगे। तो इसको मिटा रहे हैं हम, और फिर पास्ट परफेक्ट चल रहा है, आप लोग इसको ज्यादा बेहतर समझने के लिए पीछे वाले अगर वीडियो आपने मिस किए हैं तो उसको जरूर देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो एक और हम लिख रहे हैं, डॉक्टर के अस्पताल लिखते हैं, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, अस्पताल। पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। अब देखो पहले रोगी मर चुका था तो उसका उसी से आपको पता लगाना है कि कौन सा काम पहले हुआ है। सेंटेंस हमने पढ़ा तो पहले रोगी मर चुका था तो वो पहले होगा। अब वो पहले भी होगा और किस में होगा, पहले वाला काम हमेशा होता है पास्ट परफेक्ट में। अब देखो ये जो पीछे वाला होता है पहले या बाद वाला पार्ट वही पहले किया था ट्रांसलेट, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट में होगा कि पास्ट परफेक्ट में, ये डिपेंड करता है कि काम कब हुआ है। काम पहले हुआ तो पास्ट परफेक्ट में, अगर काम बाद में हुआ तो पास्ट इंडिफिनिट में, लेकिन होगा पीछे से ही। तो रोगी मर चुका था तो लिखेंगे द पेशेंट हैज डाइड, तो रोगी मर चुका था, ये हो जाएगा। फिर पहले के लिए हो जाएगा बिफोर, तो ये हो जाएगा बिफोर FI, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, कब, द डॉक्टर कहां पहुंचे हैं, अराइव्ड या रीच लिख दो या अराइव्ड लिख दो, आप कुछ भी लिख सकते हो। डॉक्टर अराइव्ड टू हॉस्पिटल, आप इस तरह से लगा सकते हो। हॉस्पिटल से पहले दा नहीं लगता है, जब आर्टिकल पढ़ाएंगे आपको तो वहां बताएंगे कि दा क्यों नहीं लगता है। तो फिर ये हुआ इतना, ये ट्रांसलेट इस तरह से आप बाकी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।